हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी का आपका चैप्टर 8, जो आपका लास्ट चैप्टर जो आपका कंटिन्यू चल रहा है। ये लेंदी चैप्टर है, इसलिए इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ओके, तो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ये आपका थर्ड है। ओके, तो ये आगे देखेंगे हम। ये क्या है आपका भारत छोड़ो, और उसके बाद का इसके पहले हम क्या है ये सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को, आप देख लेंगे, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखेंगे। ओके, तो हम आज देखेंगे भारत छोड़ो और उसके बाद क्या हुआ था, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपके चित्र में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये अगस्त 1942, 1942। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942, ये अपडेट को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे भी गए और असंख्य लोग क्या हुए, इसमें घायल हुए। आप ये चित्र में आप देख सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, आंदोलन होगा, प्रदर्शनकारी होंगे, वहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे, है ना। तो वहाँ कई लोग मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं उस समय। तो आप भारत छोड़ो और उसके बाद में देख सकते हैं इसमें क्या है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। क्या किया, एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें, यानी तुरंत भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। तो क्या है, कौन सा नारा है, तो ये करो या मरो, इसको भी आप ध्यान देंगे। क्या है, करो या मरो सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे, अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया उसमें, और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया, क्योंकि वो जेल गए लेकिन जो बाहर लोग थे उन्होंने यह आंदोलन क्या किया, कंटिन्यू किया। ओके, तो इसके बावजूद यह आंदोलन क्या हुआ, फैलता चला गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। मतलब जिससे जितना बन सकता था वो क्या किए, इस आंदोलन में इकट्ठा हुए, सम्मिलित हुए। तो तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का भी क्या किया, गठन किया इसमें। ठीक है, क्या किया, इसमें अपनी सरकार का भी गठन किया। सबसे पहले इसमें अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। किसने, अंग्रेज़ों ने। तो 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा, 1943 के अंत तक कितना, 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाई गई थी। उस समय आदेश दिए गए थे गोलियां बरसाने की। आखिरकार क्या हुआ, इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। समय लगा लेकिन हुआ। ओके, तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ओके, आप चित्र में अच्छे से देख सकते हैं कौन है ये, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और इनके में क्या है, इस ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिए थे और जर्मनी के रास्ते कहाँ चले गए थे, वो सिंगापुर पहुँच गए थे। ये बस थोड़ा सा लाइन है, इसको आप ध्यान देंगे इसमें। और उसके बाद क्या है इसमें, इंडियन नेशनल आर्मी IANA का गठन किया और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे, लेकिन क्या हुआ, यह सफल नहीं रहे। ठीक है, इसमें तो उसके बाद क्या है आपका, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखते हैं। इसमें क्या है, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कब, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में
मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। उसमें मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। ठीक है, तो 1930 के दशक में आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। कब? 1930 से। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनाव हुए। ओके, क्या हुए? तनाव का भी हाथ रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे होंगे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें क्या किया जाए, यहाँ पे हमें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। ओके, और 1937 में मुसलमानों में क्या हुआ? मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ओके, क्या किया? इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फासला आगे बढ़ता चला गया इसमें। और उसके बाद क्या आपका 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। ठीक है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन हाईलाइटेड हम उसी को देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये 1945 है। 1945 में क्या बोल रहे हैं? 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावों को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। और उसके बाद क्या है आपका 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। कब? 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करते हुए स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। क्या किया? 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी था। ठीक, उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन है इसमें। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। कब किया? तो 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई, आप ध्यान देंगे इसमें, ये जो अंडरलाइन है। ठीक है, कब है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और जो कि कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में ये हिंसा फैल गई। मतलब ये क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ते चला गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, है ना। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें। ठीक, और कई लोग मारे गए और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्र का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, तो ये जो डेट है ये सब आप ध्यान देंगे।
पाकिस्तान उभर कर कब आए, आप ये नया पाकिस्तान का कुछ जन्म हुआ, ये आप ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम ये जो इसमें हम देख लेते हैं ना, सामान्य निर्वाचन क्या होता है, जैसे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण ना हो, है ना, आरक्षण नहीं था उसमें। ये जो आपका इसमें अंडरलाइन है, आप ध्यान देंगे इसमें जो कोड है, जैसे ये इसमें जो मेन हम वही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या है, कौन कौन है इसमें, मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942, ठीक है। तो इसमें क्या है, मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ, ये ध्यान देंगे। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी, बस ज़्यादा नहीं, इसी को ध्यान देंगे। और इसमें क्या है, उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, ठीक, क्या किए थे, 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किए थे। उसके बाद इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, गांधी जी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, 1944। तो उसमें क्या है, वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे, क्या नाम से जानते थे, तो राजा जी के नाम से जानते थे। और इसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो इसमें क्या है, 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, पटेल जी ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें, तो कब रहे हैं, तो ये पटेल जी 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूरा नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी। तो इसमें महात्मा गांधी जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। कौन सा समझौता है, तो लखनऊ समझौता, ओके, अदा की थी। और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं के कतार में जा पहुँचे। ये आप देख सकते हैं चित्र में। महात्मा गांधी जी के साथ कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। बस आज ये चैप्टर इतना ही आपका। और ये फिर कौन है, इनमें देख लें, खान अब्दुल गफ़ार खान है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, खान अब्दुल गफ़ार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख थे, ये पश्तून नेताओं में से एक थे, ठीक है। और गफ़ार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। गफ़ार खान को किस नाम से जाना जाता था, तो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की, है ना, इसमें क्या है, भर्त्सना की थी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप ध्यान देंगे जो आपका है हाईलाइटेड है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा नहीं। कैबिनेट मिशन को आप ध्यान देंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। चलो, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। क्लास 8 की जो आपकी एनसीईआरटी थी कंप्लीट हुई। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका 6 या 6 का भी कंटिन्यू चल रहा है, आपका 7 का भी चल रहा है, आगे उसमें देखेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक, ओके, थैंक यू।